हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो होगा एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो वो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। टोटल 50 MCQs यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं, जिससे आपको सभी चीज़ें हैं जो समझना ईजी रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए ओनली 3 डेज हैं जो रिमेनिंग है। 4th डे आपका पेपर है 17 अप्रैल को त्रिपुरा और MP CHO का पेपर है। 24 तारीख को हरियाणा CHO का पेपर होने वाला है। साथ ही साथ जिनका DMER का पेपर है उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि आपके लिए आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन कम्युनिकेशन और एनालिटिकल प्रोसेस से बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में। ऐप अपडेट कर दी गई है प्ले स्टोर में, तो जाके आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। मेडिकल एंड नर्सेस सबके नाम से सेम लोगो भी लगाया हुआ है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो पाए। जहाँ पर आपको MP, UP, बिहार, त्रिपुरा, हरियाणा सभी जगह के प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ चैलेंजिंग क्विज, जैसे यहाँ पर आपको सीरीज़ वाइज चैनल पर पढ़ाया जाता है, सेम वहाँ पर आपको अपना नॉलेज लेवल चेक करने के लिए चैलेंजिंग क्विज खिलवाया जाता है। तो आप वहाँ पर है जो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो भी आपके नर्सिंग एग्जाम्स के पर्पस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर ही चैलेंज क्विज सीरीज भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था कॉपर्टी को लेकर, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। कॉपर्टी 380A है जो करेक्ट आंसर है। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड आफ्टर दैट इस क्लास के बाद है जो GK की एक क्लास रहेगी, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, ओनली 20 मिनट में जो रिसेंट में और जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के हिसाब से रहेंगी वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी GK GS की क्लास में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो यदि आपको कोई ऑर्डर देता है, डायरेक्ट कुछ कमांड देता है, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस के, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो यदि आपको कोई आपका हाई लेवल का ऑफिसर्स या फिर आप यही हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो आप एज ए स्टाफ नर्स हैं और यदि आपकी मैट्रन आपको कुछ ऑर्डर देती है, तो किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाएगा? ये कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कैसा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें आपके सुपीरियर्स आपको ऑर्डर देंगे, वो क्या कहलाएगा? डाउनवर्ड। सुपीरियर्स आपको ऑर्डर देते हैं, दैट मीन्स यदि आप एज अ CHO हैं तो वहाँ का मेडिकल ऑफिसर हो गया किसी भी हॉस्पिटल का, या फिर आपको हॉस्पिटल में जो आपकी मैट्रन है, तो सुपीरियर जो आपके ऑर्डर देते हैं वो आएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। सुपीरियर टू इन्फीरियर, मतलब सुपीरियर जो मैनेजर है यदि अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा तो वो डाउनवर्ड में आएगा। और यदि जो सबऑर्डिनेट्स हैं, एज अ नर्स हैं, आप अपने मैट्रन को कुछ भी ऑर्डर देंगे तो वो किस में आएगा? अपवर्ड में। लोअर टू अपर जाएगा तो अपवर्ड में जाएगा। मीन्स सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉय हैं अपने मैनेजर को कुछ भी फीडबैक देते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा? वो होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। और ये दोनों ही प्रोसेस किस टाइप की होंगी? वर्टिकल कम्युनिकेशन। किस टाइप का एग्जाम्पल होगा? वर्टिकल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में सेम लेवल पर ही इंफॉर्मेशन है जो एक्सचेंज होंगी। सेम डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉई आप काम करते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो सब किस में आएगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि सुपीरियर टू जो डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन है उसमें आपके हाई लेवल से लोअर लेवल पर जो ऑर्डर देंगे, आपको जो भी कहेंगे वो डाउनवर्ड में होगा। और जो इन्फीरियर कैटेगरी के लोग हैं, जो डाउनवर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, यदि वो अपने मैनेजर्स को, सुपीरियर्स को कुछ भी कहेंगे तो किस में आएगा? अपवर्ड में। हॉरिजॉन्टल में आप अपने सेम लेवल पर है जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे सेम डिपार्टमेंट में, वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स सिमुल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, मोस्टली जो एग्ज़ाम आपका होता है इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बट मैंने यहाँ पर मीडियम, हार्ड और लो तीनों टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिससे आपको समझ में आए कि आपका जो 5 नंबर एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन से आने वाला है वो आपको किस टाइप का आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें एक सिंगल सोर्स के थ्रू आपको बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को मैसेज है जो पहुँचाना है?
ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपका सिंगल सोर्स है ट्रांसमिट करने का कोई भी इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग। सिंगल सोर्स है आपका मैसेज इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन में और एक सेम टाइम पर आपको ये चीज़ भेजनी है। तो कौन सी कम्युनिकेशन आप मेथड है जो अपनाएंगे, ग्रुप, मास, इंट्रापर्सनल या फिर इंटरपर्सनल। तो यदि एक सिंगल सोर्स है और बहुत सारे लोगों में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ है जो करेंगे। मास कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर आ जाएगा कि यदि आपको कुछ भी अपना छपवाना है तो न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप अपलोड कर सकते हैं, एक सिंगल टाइम में बहुत सारी जनता तक आपको पहुंचना है। न्यूज़ में आप अपनी बात रख सकते हैं, तो एक इसमें आएगा मास कम्युनिकेशन में। तो मास कम्युनिकेशन में क्या होगा, सिंगल सोर्स है लेकिन एक टाइम में बहुत सारे लोगों को हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो क्या है, मास कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज आर कम्युनिकेशन स्किल। तो इनमें से कौन सी है जो कम्युनिकेशन स्किल है, चेकिंग द वेदर फोरकास्ट, चेकिंग द टाइम, चेकिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड समवन या फिर चेकिंग फॉर एनीथिंग एल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल इनमें से कौन सी है, तो वेदर फोरकास्ट, टाइम और कुछ भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन लेवल, इनकेस मैं ही आपको यदि कुछ भी चीज़ पढ़ाती हूँ तो वो आपको समझ में आना चाहिए। क्या है, कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा कि जो चीज़ें हम अपने सामने वाले को या फिर किसी भी जरिए से अपना मैसेज देते हैं तो वो अंडरस्टेबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए दूसरे को, तो वो क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, चेकिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड समवन। तो आपने यदि किसी को मैसेज दिया तो वो आपका समझ में आना चाहिए, और आपको किसी ने कोई मैसेज दिया तो वो समझ में प्रॉपर आना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। तो आपने यदि कुछ भी मैसेज है जो सेंडर के लिए कुछ भी मैसेज दिया तो आपको क्या आएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, वो क्या कहलाएगा। मान लीजिए मैंने आपको आज एनालिटिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी पढ़ाई, एंड देन आफ्टर आपके जो कमेंट्स आएंगे, चाहे अच्छे कमेंट्स आएँ चाहे बुरे कमेंट्स आएँ, तो वो क्या कहलाएंगे, फीडबैक, इनकोडिंग, डिकोडिंग या फिर रिसीविंग। तो यदि जो मैसेज हमने भेजा है सेंडर को और जब वो आपको वापस कुछ भी रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फीडबैक। एज एन मैंने आपको पढ़ाया, आप लोगों के लिए मैंने क्या पूरा है जो पढ़ाया, तो आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स देंगे, वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, फीडबैक। नेक्स्ट वन इज विच मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। तो कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि बिना वर्ड्स के होगा, ऑब्जेक्ट, रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें हम कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे वो कौन सी कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाएगी, एक कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपने बॉडी के गेस्चर से या फिर कुछ अदर तरीके से अपनी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्माइल करके, बॉडी बैलेंस गेस्चर से, बट यहाँ पर विदाउट वर्ड के। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टेबल दिख रही है, इमेज दिख रही है जिसमें आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताया गया है। तो यदि एक कम्युनिकेशन के जो टाइप प्रॉपरली सुने और याद किए तो आपको पेपर देना बहुत ही इजी होगा, यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आप फेस टू फेस बात करेंगे, टेलीफोन से भी हो सकती है, स्काइप से भी हो सकती है, जूम से हो सकती है, चैट कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि विदाउट किसी वर्ड के, तो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आई कांटेक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ वॉइस से, पोस्चर से और गेस्चर से क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इशारों में जिसको हम कहें तो वो क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है रिटर्न। यदि रिटर्न में ईमेल होगा, रिपोर्ट होगा, बुलेटिन्स हो जाएगा, लेटर्स हो जाएंगे, मैनुअल हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा, तो ये सब किस में आएंगे, रिटर्न कम्युनिकेशन में। लिसनिंग में आपको एज एन एक्टिव लिसनर होना चाहिए। विजुअल में जो चीज़ें आप देखते हैं वीडियो के थ्रू, ग्राफिक के थ्रू, इमेज के थ्रू, वो आ जाएंगे। बट मेनली वर्बल, नॉन वर्बल यदि एग्जाम में आता है तो आपको इनके सब टाइप में जो मेनली याद रखना है। वर्बल में आप कुछ भी बोलेंगे, लिख के देंगे तो वो किस में आएगा, वर्बल में। नॉन वर्बल में आपके बॉडी गेस्चर, पोस्चर, आपकी
आंखों के एक्सप्रेशन से, इन सभी से जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड, तो ऐसा पर्सन जो अपना मैसेज क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है, तो वो कौन है। ऑप्शन में चैनल, सेंडर, रिसीवर या फिर रिस्पॉन्स। तो जो क्या कर रहा है, हु ट्रांसमिट द मैसेज, जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेंडर। जिसने ये मैसेज रिसीव किया है वो क्या कहलाएगा, रिसीवर। वो जिस मोड के थ्रू है जो मैसेज पहुंचेगा सेंडर से रिसीवर तक वो कहलाएगा चैनल। तो यहाँ पर एक इमेज के थ्रू आपको ये पूरा है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप कि यदि कोई भी मैसेज भेजा जा रहा है किसी भी मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू, सोर्स के थ्रू, मैसेज है जो वो कहाँ जा रहा है, क्या कहलाएगा, जो भेज रहा है वो क्या है, सेंडर। वो इनकोडिंग होके मैसेज जाएगा, फिर देन आफ्टर जो रिसीवर होगा वो उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, एंड देन उसको कैसा रिस्पॉन्स देना है वो डिपेंड करेगा। तो जो क्या कहलाएगा, जो रिस्पॉन्स देगा वो कहलाएगा फीडबैक। और अब इस मैसेज में यदि आप उनसे बात करते हैं या कुछ भी हम रिकॉर्ड करके आपको भेजते हैं, तो यदि कोई आसपास नॉइस होगा तो वो क्या कहलाएंगे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर सीक्वेंस बेसिक सी इमेज है यहाँ पर जो आपको इजीली समझ में, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, इतने स्टेप नहीं होते हैं इसमें। सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर के अलावा भी और स्टेप्स हैं जो ऐड होते हैं, बट यहाँ पर आपको बेसिकली यही याद रखना है, जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, इनकोडिंग करके भेजेगा, रिसीवर ने जो भी रिसीव किया वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। नेक्स्ट वन इज एट ईच स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफ्रेंस विच में हाइंडर द प्रोसेस, सच इंटरफ्रेंस इज नोन एज। तो यदि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि आपने जो भी चीज़ें हैं जो भेजी उनमें कुछ भी इंटरफ्रेंस होता है, तो जो एक इंटरफेरेंस होता है, बीच में रुकावट होती है, वो क्या कहलाएगा, सेंडर, रिसीवर, बैरियर या फिर नन ऑफ देम। तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यदि सेंडर ने कुछ भी मैसेज इनकोड किया, रिसीवर के लिए भेजना चाहा, लेकिन बीच में ही कुछ नॉइस हो जाता है, कुछ भी टेक्निकल इशूज़ आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर वही है कि जो इंटरफेरेंस आते हैं बीच में वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे बैरियर। क्या कहलाएंगे, बैरियर। नेक्स्ट इज व्हाट कनेक्ट द सेंडर टू द रिसीवर। तो सेंडर से रिसीवर के बीच में एक जो कनेक्शन होगा जिससे आप कोई भी चीज़ है जो क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, चैनल, नॉइस, कम्युनिकेशन या फिर फीडबैक। तो आप कुछ भी चीज़ें सेंडर से रिसीवर के लिए भेजना चाहते हैं यहाँ पर, तो बीच में क्या कहलाएगा, बीच में जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा, चैनल, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं पहुँच जाएगा, एक मोड होगा बीच में जिसके थ्रू जाएगा। यदि आपने ईमेल भेजी तब भी आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, टेक्निकल इश्यूज आएंगे तो आपकी ईमेल सेंड नहीं होगी, या फिर आपने कुछ वीडियो दूसरों तक भेजा तो टेक्निकल इशू के कारण या फिर कुछ और प्रॉब्लम के कारण नहीं होगी। तो बीच का जो वे है, जो मोड है कम्युनिकेशन का, सेंडर से रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या कहलाएगा, चैनल। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन इट्स सेल्फ इज। तो कम्युनिकेशन की ऐसी प्रोसेस जो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो जो आपके कलीग्स हैं तो उनके बीच में जो आप बात करते हैं वो किस टाइप के कम्युनिकेशन में आएगी, एक्सटर्नल, फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कहा है कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन इटसेल्फ। तो ये क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन। कौन सी प्रोसेस है, इंटरनल कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट वन इज द फोरम वेयर पीपल सिट टुगेदर एंड डिस्कस अ टॉपिक विथ द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो एक ऐसा फोरम जहाँ पर बहुत सारे लोग साथ में बैठते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल साथ में बैठेंगे, उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और एक कॉमन ऑब्जेक्ट, उनको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है उस प्रॉब्लम का, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरव्यू, ड्रामा, प्ले या फिर ग्रुप डिस्कशन। तो यदि एक ग्रुप में इंटरव्यू में तो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं बैठेंगे, ना ही ड्रामा में आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, टॉपिक आप एक लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव एक नहीं होगा, ना ही प्ले में, बट यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के सॉल्यूशन निकालेंगे उस प्रॉब्लम का, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट इज
विच सर्च इंजन इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग स्कूलरी आर्टिकल्स। तो कौन सा सर्च इंजन है जो सबसे ज़्यादा स्कूलरी आर्टिकल्स को फाइंड करने में हेल्प करेगा? वेब क्रॉलर, साइरस, गूगल स्कूलर या फिर बिंग। तो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं सर्च इंजन के, तो कौन है जो स्कूलरी आर्टिकल ढूंढने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? तो क्या है? गूगल। क्या होगा यहाँ पर? गूगल स्कूलर। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिस विच लीड्स टू एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इज नोन एज। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपने आपके जो भी आप काम करते हैं उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई किया गया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया जो आपकी प्रैक्टिस है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो प्रेजेंट किया जाएगा वो क्या होगा? पार्ट चार्ट, जेंट चार्ट, टेबल मार्किंग या फिर बेंच मार्किंग। तो यहाँ पर है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिस, कि आपकी जो प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कि आपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस क्या दी है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज होगा? टर्म यूज होगा बेंच मार्किंग। क्या होगा यहाँ पर? बेंच मार्किंग। नेक्स्ट इज डेटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम इज नोन एज। तो ऐसा डेटा जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कलेक्ट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, टाइम सीरीज रिसर्च या फिर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो ऐसा डेटा जो कि वन पॉइंट टाइम पर कलेक्ट किया गया वो कहलाता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। एग्जाम में आपको तीनों टाइप से आ सकता है, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज, लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एक ही वन पॉइंट इन टाइम में क्या किया जाता है, जो चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल में सेवरल पॉइंट्स इन टाइम रहेंगे, डिफरेंट सैंपल लिए जाएंगे क्रॉस सेक्शनल में, लॉन्गिट्यूडनल में सेम सैंपल को ही चेक किया जाएगा। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल में आपको एक चीज़ याद रखनी है, टाइम, कि एक ही टाइम पर जो भी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी वो क्रॉस सेक्शनल में आएंगी, बट जो भी चीज़ें अलग अलग टाइम पर सेवरल पॉइंट्स इन टाइम पर कलेक्ट की जाएंगी वो लॉन्गिट्यूडनल में। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? एक साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन है जो कि स्ट्रिक्टली परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इंड्यूस्ड बाय कंडीशनिंग एंड स्किल्ड यूज ऑफ सजेशन इज नोन एज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉन्शियसनेस को इंड्यूस किया जाता है, ध्यान से सुनिए आप, क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इंड्यूस्ड बाय कंडीशनिंग और स्किल्ड। तो जो स्किल्ड हैं कुछ कंडीशंस के साथ में कॉन्शियसनेस लेवल को क्या किया इंड्यूस किया जाता है, तो ये क्या है? एवर्जन थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, हिप्नोसिस या फिर रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर जो थेरेपी है कॉन्शियसनेस इंड्यूस्ड की जाएगी कुछ कंडीशन के साथ में, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हिप्नोसिस। क्या कहलाएगा? हिप्नोसिस। नेक्स्ट वन इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और इंसिडेंट इज नोन एज। तो एक ब्रीफ में किसी चीज़ का क्या देना है? पूरा डिस्क्रिप्शन देना, किसी भी इंसिडेंट्स के बारे में लेके, बिहेवियर को लेके। तो किस टाइप का रिकॉर्ड है? एनेक्डोटल, क्लिनिकल, फैमिली या फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप यदि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप इज। तो प्राइमरी ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वॉलेंट्री मेंबरशिप या फिर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। तो जो प्राइमरी ग्रुप होगा, जैसे कि आपकी फैमिली, मम्मी पापा हो गए, सब किस में आएंगे? प्राइमरी ग्रुप में। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन का प्रॉपर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो होगा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। क्या होगा? फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है CHO के, कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ है जो यूज़ किया जाता है? बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम या फिर ओगिब्स। तो जो डायग्राम यूज़ किया जाता है वो होता है हिस्टोग्राम। क्या होता है? ओनली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा वो किस तरीके से होगा? वो होगा हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम की इमेज भी दी हुई है जिससे आपको समझ में आए कि है क्या। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड को लेके आपका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, कानों का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है साउंड को लेकर, वो क्या होगा? एनर्जी या लाउडनेस, एनर्जी या फिर ट्रांसमिशन। तो सबको पता है कि कान सुनने का एंड बॉडी बैलेंस का काम करते हैं, तो जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? होगा लाउडनेस। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल पढ़ लिए, बट यहाँ पर अब फंक्शन है कि है क्या। कम्युनिकेट इंटेंशंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कॉम्प्लिकेट द वर्बल मैसेज, कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट वंस इमोशनल स्टेटस, डू नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो मेन मतलब होता है कि आप यदि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अपने सामने वाले को, तो आप यदि कुछ अपने बॉडी गेस्चर से, आंखों के इशारों से या फिर कुछ भी तरीके से उसको जो चीज़ प्रेजेंट करेंगे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी। तो यहाँ पर मेनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सारे लोग क्लास में भी करेंगे इशारों में। मैंने यहाँ पर नॉन वर्बल का मतलब है इशारों में जो बातें होंगी वो हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, आपके जो इमोशंस हैं उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है जो कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होगा, वो कन्वेज इन्फॉर्मेशन अबाउट वंस इमोशनल स्टेटस। नेक्स्ट वन इज व्हाट यूजेज फिजिकल क्लीनिंग एंड हीट टू डिसइंफेक्ट कंटामिनेटेड रीयूजेबल आइटम्स। तो जो फिजिकल क्लीनिंग्स हैं, हीट के थ्रू डिसइंफेक्ट कर रहे हैं हम रीयूजेबल आइटम्स को, तो क्या है, डिसइंफेक्शन विथ वॉशर, लो टेम्परेचर स्टीम डिसइंफेक्शन, केमिकल डिसइंफेक्शन, डीकंटामिनेशन बाय मैनुअल क्लीनिंग। तो डिसइंफेक्शन विथ वॉशर्स क्या है, फिजिकल क्लीनिंग रहेगी। क्या होगी, फिजिकल क्लीनिंग होगी जिसमें हीट के थ्रू रीयूजेबल आइटम्स को क्या कर रहे हैं, हम क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट वन इज फूड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो फूड को 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, एक कौन सा नहीं है। न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ फूड, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, या फिर तो यहाँ पर कौन सा नहीं है 4 क्राइटेरिया में से, तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग फूड को क्लासीफाई नहीं किया गया है। न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से किया गया, ओरिजिन कहाँ से होते हैं, मॉडिफाइड फूड कौन से हैं, बट यहाँ पर जो यहाँ पर क्लासीफाई नहीं किया गया है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के क्या प्रिंसिपल हैं, ऑप्शन में यहाँ पर मोटिवेशन, गाइडिंग, इम्पार्शियल या फिर काउंसलिंग। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल। आपको दो लोगों के बीच में पार्शियलिटी करके नहीं करना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच विल अलाउ लेसनिंग द पेशेंट्स एंजाइटी क्रिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन एंड द लॉस ऑफ स्पेस। तो यहाँ पर कौन सा अप्रोच है जो आप यूज़ करेंगे जिसमें पेशेंट की जो एंजाइटी हुई है आपके इंस्ट्रक्शन के कारण, वहाँ पर उसको जगह नहीं है, लॉस ऑफ स्पेस के कारण, तो आप कैसे उसको पेशेंट को भरोसा दिलाएंगे कि आप उसकी सही से केयर करेंगे। कंट्रोल द पेशेंट्स इन्वायरमेंट, ट्रीट द पेशेंट रिस्पेक्टफुली, बी फिजिकली एट एन इंटीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट, क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ सोशलाइजेशन अराउंड द पेशेंट। तो यदि किसी पेशेंट में आपको क्या करना है, उसकी एंजाइटी को दूर करना है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन के कारण या फिर लॉस ऑफ स्पेस के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है हॉस्पिटल में, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ट्रीट द पेशेंट रिस्पेक्टफुली। नेक्स्ट वन इज व्हाट सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर विटामिन ए डी ई के। तो विटामिन ए डी ई के क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इनके लिए कौन सा है जो व्हीकल का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट या फिर प्रोटीन। तो जो यहाँ पर फैट है इन चारों विटामिन के लिए एज अ व्हीकल का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज थ्रू गुड केयर प्लानिंग एंड कोलाबोरेशन विद सेकेंडरी केयर कलीग्स और बाय एडवाइजिंग एंड सपोर्टिंग फैमिली कैरियर्स इन कम्युनिटी सेटिंग, नर्सेज कैन हेल्प टू इंश्योर पीपल विद डिमेंशिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप गुड केयर करते हैं, प्लानिंग कोलाबरेट करते हैं अपने सेकेंडरी केयर वर्कर्स के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स को एडवाइस करते हैं, तो एज अ नर्स आप डिमेंशिया के पेशेंट को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सिट्रस लिक्विड ड्रिंक, बाय प्रोवाइडिंग हाई प्रोटीन डाइट, बाय असिस्टिंग टू गो टू द टॉयलेट फ्रिक्वेंटली या फिर बाय असिस्टिंग इन एक्सरसाइज। तो यदि आप यहाँ पर पेशेंट की फैमिली को भी कम्युनिटी सेटिंग के बारे में एडवाइस करते हैं और साथ ही साथ जो प्लानिंग है उनके बारे में भी प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज करते हैं,
तो यहाँ पर डिमेंशिया की पेशेंट के लिए आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे केस में पेशेंट को क्या करेंगे, ओनली असिस्ट करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज सिंपल एडजस्टमेंट दैट कैन हेल्प टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विथ पीपल हु हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू इंक्लूड। तो यदि जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, जिसमें आप 10 से 20 सेकंड के लिए आप कुछ भी चीज़ भूल सकते हैं, तो ऐसे केस में आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, बीइंग सीरियस एंड कंसर्न्ड, यूजिंग मेडिकल लैंग्वेज, यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, यूजिंग द लैंग्वेज इन विच द नर्सेस आर। तो ऐसे केस में यदि पर्सन को ऑलरेडी शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में आप जो लैंग्वेज पेशेंट अंडरस्टेबल रहेगा वो बोलेंगे। सेकेंड थिंग, शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करें जिससे उसको भूलने में दिक्कत ना हो, रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यूजिंग द शॉर्ट सेंटेंसेस, और ऐसे शॉर्ट सेंटेंस बोलना है जो पेशेंट को अंडरस्टेबल रहे। नेक्स्ट वन इज विथ अ कम्युनिटी हेल्थ रिस्पेक्टिव इज दैट मेक्स कम्युनिटी मेडिसिन अ यूनिक स्पेशलिटी। तो कम्युनिटी हेल्थ परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग है जो कम्युनिटी मेडिसिन यूनिक किस तरीके से बनेगी, केयर प्रैक्टिस से, क्लिनिकल प्रैक्टिस से, फिजियोथेरेपी से या फिर टेक्नोलॉजी से। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ है जो क्या होगा, कम्युनिटी मेडिसिन में यूनिक स्पेशलिटी भी रहेगी। साथ ही साथ आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, बट जब तक आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं की होगी आपको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा हॉस्पिटल्स के बारे में। तो यहाँ पर वही है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन में काम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इशू रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ को लेके यहाँ पर यहाँ पर की पॉइंट्स है, जो की इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो कौन सी नहीं है। सीरियस टीचिंग स्टाफ शॉर्टेज, रिलायंस ऑन प्रैक्टिस बेस्ड क्यूरिकुलम, ओवर क्लटर्ड क्यूरिकुलम, पुअर स्टूडेंट लिविंग अकोमोडेशन। तो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के लिए क्या है जो इशू नहीं है, सीरियस टीचिंग स्टाफ होगा यदि हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में या फिर नर्सिंग स्कूल्स में हॉस्पिटल की कमी होगी तब प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज़्यादा क्यूरिकुलम एक्टिविटी होगी तब भी दिक्कत होगी, पुअर स्टूडेंट लिविंग अकोमोडेशन तब भी होगी। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या, रिलायंस ऑन प्रैक्टिस बेस्ड क्यूरिकुलम, प्रैक्टिस बेस्ड क्यूरिकुलम से कोई भी नर्सिंग स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल सेल फॉर बी अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्रेटरी ऑफ जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो INC के सेक्रेटरी हैं तो उनको कितने टाइम के लिए है जो क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो टोटल 3 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितने साल के लिए अपॉइंट करती है, 3 साल के लिए बस। देन आफ्टर क्या कर देती है, चेंज कर देगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 3 ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू नर्सिंग रिसर्च दैट वुड जनरल नॉलेज टू गाइड प्रैक्टिस इन। तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्या होगी आपका, एज अ नर्सिंग रिसर्च के तौर पर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं उसके तौर पर, तो आपको यदि नॉलेज को जनरेट करना है तो आपकी जो फर्स्ट नर्सिंग रिसर्च की जो प्रायोरिटी क्या होगी, प्रोमोटिंग द हेल्थ, एनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ बेड अरेंजमेंट, क्रिएटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, रिड्यूसिंग द क्यू ऑफ पेशेंट। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, जनरल नॉलेज के लिए क्या करना है आपको, जनरेट करना और ज़्यादा बढ़ाना है अपना नॉलेज, तो होगी प्रोमोटिंग द हेल्थ। जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, प्रोमोटिंग द हेल्थ। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग नॉलेज बेस्ड ऑन दैट रिसर्च प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर नर्सिंग नॉलेज है किस पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल रोल भी होगा आपका एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस में। सोशल, कल्चरल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च या फिर ट्रेडिशनल रिसर्च। तो नर्सिंग नॉलेज है जो किस टाइप की रिसर्च पर बेस होगा, होगा एम्पेरिकल रिसर्च पर। किस टाइप पर, एम्पेरिकल रिसर्च पर है जो बेस्ड रहेगा क्या आपका जो भी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस है वो। एम्पेरिकल का मतलब होता है फॉर्मल भी हम कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल्स भी क्या कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, एम्पेरिकल। दैट मीन्स आपकी जो रिसर्च है नर्सिंग रिसर्च वो कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी एक्सपेरिमेंटल भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज
What means any waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human being or animals or in research activities pertaining thereto or in the production of testing of biologicals and including categories mentioned in schedule फर्स्ट of the BMW rules 2016। तो ये किस टाइप का वेस्ट है जो कि डायग्नोसिस के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू, एनिमल्स से, रिसर्च एक्टिविटीज़ से कलेक्ट होगा, जो कि शेड्यूल फर्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का 2016 का, उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा वेस्ट है। ऑप्शन में अर्बन वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो वेस्ट है किस टाइप का वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट। कौन सा वेस्ट है, ये बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थिंग्स टू बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग ड्यूटी रोस्टर। तो जब आप ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं हॉस्पिटल में, एज अ मैट्रन बनाते हैं, या फिर आप अपने जो कलीग्स हैं उनको ड्यूटी अपनी हैंड ओवर करते हैं, तो ड्यूटी रोस्टर के टाइम पर क्या चीज़ें आपको नहीं करना है। द शेड्यूल शुड बी एज पर द स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नीड्स, determine the total number of nursing staff required, ability to handle changes brought by emergency level, full busy schedule with the most experienced and skilled staff। तो यहाँ पर नॉट द थिंग्स टू बी कंसिडर्ड, जब आप ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको कंसीडर नहीं करनी है, वो है हॉस्पिटल का शेड्यूल, जो कि स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नीड्स की ज़रूरत है, तो वो शेड्यूल हमें यहाँ पर है जो नहीं करना जब आप ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन टू मैनेज द विच काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फाइनेंशियल मैनेज करेगा, क्लिनिकल एस्पेक्ट को मैनेज करेगा, और एक क्या है जिसको मैनेज करेगा, सिस्टमेटिक, गवर्नमेंटल, पब्लिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और क्लिनिकल एस्पेक्ट, इन तीनों को मैनेज करने का काम करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या एम है, डेवलपमेंट ऑफ अ रेयर क्लिनिकल डेटाबेस, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन जनरलिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, कैजुअल मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग यूजेज। तो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो एक मेन एम होता है वो क्या होता है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। जो हॉस्पिटल में पेशेंट हैं उनकी आप किस तरीके से प्रॉपर क्वालिटी ऑफ केयर है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल कॉल्स फॉर अ रिव्यू मीटिंग टू द वार्ड सुपरवाइजर्स टू डिस्कस अबाउट करेंट इशू रिलेटिंग टू पेशेंट केयर। दिस वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नर्सिंग डायरेक्टर हॉस्पिटल में आकर एक छोटी सी मीटिंग करता है वार्ड में सुपरवाइजर्स के साथ कि पेशेंट को क्या इशू है केयर को लेके, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की गई है, पब्लिक कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर नर्सिंग डायरेक्टर हॉस्पिटल में आके वार्ड सुपरवाइजर से यदि कोई मीटिंग करता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज CBAC स्टैंड फॉर। तो CBAC का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन में कम्युनिकेशन बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कॉम्प्लियंस बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट या फिर कैलकुलेशन बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। तो यहाँ पर जो CBAC का फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। एग्जाम में आया है CHO के, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग द सेंडर्स मैसेजेस। तो यहाँ पर मेंटल प्रोसेसिंग है, जो चीज़ सेंडर ने भेजी है उसको आप क्या समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डिकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक या फिर इमेजिनेशन। तो सेंडर के थ्रू जो मैसेज रिसीवर को भेजा गया है, आप उस चीज़ को मेंटली समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिकोडिंग। नेक्स्ट इज द टेक्निक वेयर बाय द रिपीट्स द मेन मैसेज द क्लाइंट हैज एक्सप्रेस्ड इज। तो ऐसी टेक्निक जिसमें आपने जो मैसेज भेजा उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, लिसनिंग, रेस्टेटिंग, क्लैरिफिकेशन या फिर रिफ्लेक्शन। तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी, रेस्टेटिंग टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट वन इज इफ अ पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विथ हिज फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन दैट इज रिफर्ड एज। यदि आप अपने फ्रेंड से टेलीफोन पर, मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं तो किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाएगा? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर डायरेक्ट का टेलीफोन से बात करते, मोबाइल से बात करते तो किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाएगा? साथ में कहा है फ्रेंड से, तो ये कहलाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या कहलाएगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एन ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑरल स्टिमुलाई इज नोन एज। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है कोई भी ऑरल स्टिमुलाई को सुनने के लिए, वो क्या कहलाएगी? लिसनिंग, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर स्पीकिंग। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस से आपसे कोई भी बात करता है तो आप क्या काम करते हैं? सबसे पहले सुनने का काम। नेक्स्ट इज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स। तो इनकोड का मतलब क्या है? डिकोडिंग हमने पढ़ लिया, अब है यहाँ पर इनकोडिंग। ऑप्शन में कन्वर्ट कोडेड लैंग्वेज इनटू मीनिंग, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड, इंटरफेयर द जार्गन्स, एनालाइज द कोड। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक पढ़ लिया। अब यहाँ पर इनकोडिंग का मतलब होगा कि जो भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, सेंड किए हैं, तो वो किस में होना चाहिए? कोड में होनी चाहिए। तो ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, स्माइल, जार्गन या फिर स्लैंग। नॉन वर्बल में क्या होगा? आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का पोस्चर, स्माइल, गुस्सा, ये सभी आएंगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? स्माइल। नेक्स्ट वन इज द वन हु रिसीव द मैसेज इज नोन एज। तो ऐसा पर्सन जिसने मैसेज को रिसीव किया है वो कौन कहलाएगा? डिकोडर, मीडिएटर, कम्युनिकेटर या फिर इनकोडर। तो जिसने भेजा है वो इनकोडर है, जिसने रिसीव किया है वो कौन है? डिकोडर। नेक्स्ट वन इज अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए दूसरा नाम क्या है? मास कम्युनिकेशन, फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, डायनामिक कम्युनिकेशन या फिर वर्चुअल रियलिटी। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? डायनामिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल मीन्स। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, कम्युनिकेशन वो होते हैं, कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होंगे। तो ये क्यों होंगे? वंस अ वर्ड गोज आउट ऑफ योर माउथ यू कैन नेवर स्वेलो इट अगेन। तो ये बिल्कुल सही है। आप जो कहते हैं जो चीज़ मुंह से निकल गई वो दोबारा वापस नहीं आती, वही है। वंस क्रिएटेड कम्युनिकेशन हैज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट कांट बी अनक्रिएटेड। तो आपने यदि जो चीज़ें अपने हाव भाव दिखा के बता दी तो वो दोबारा से है जो वैसे ही आप नहीं कर सकते हैं। वंस कम्युनिकेशन बिगन्स इट नेवर लूप्स बैक ऑन इटसेल्फ। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कम्युनिकेशन इज इंटरेक्शन, पर्सपेक्टिव, फीडबैक इज। तो कम्युनिकेशन एक क्या है? इंटरेक्शन, पर्सपेक्टिव है। तो ये क्या है? नेवर इंटेंशनल, समटाइम अनइंटेंशनल, ऑलवेज इंटेंशनल या फिर सेल्डम यूजफुल। तो कम्युनिकेशन क्या है? इंटरेक्शन, पर्सपेक्टिव, फीडबैक है। इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम ना चाहते हुए भी दूसरों को हर्ट है जो कर देते हैं, तो वही है यहाँ पर समटाइम्स अनइंटेंशनल। नेक्स्ट है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी। तो आपको पूरी थ्योरी पढ़ लेनी है। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, लेकिन आप पूरी थ्योरी पढ़ के जाइए। प्रायोरिटी वाइज जो नीड है सेल्फ, तो जो पूरी 5 नीड है वो पढ़ना है। तो मास्लो हायरार्की में क्या इंक्लूड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो आंसर होगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ दी अबव। थ्योरी में क्या है? टॉप पर क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यदि बॉटम पर पूछें तो क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो प्रायोरिटी वाइज नीड कहें तो वो होगी फिजियोलॉजिकल। सेकंड पर सेफ्टी, थर्ड में लव, बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये सभी क्या हैं? मास्लो हायरार्की की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं यहाँ पर वो हैं। नेक्स्ट इज गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय। गाइडेंस है जो आपको कौन दे सकता है? पेरेंट्स, टीचर्स, अ ट्रेंड गाइड या फिर एनी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो आपको गाइड करने का काम है जो कोई भी कर सकता है, जो एक्सपीरियंस हो, पढ़ा लिखा हो, वो आपको गाइड है जो कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका टीचर, पेरेंट, आपके फ्रेंड, कोई भी जो एक्सपीरियंस हो वो आपको गाइड है जो कर सकता है। आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं। यदि आपको कुछ अपने एजुकेशन के बारे में पेरेंट्स को उतना आइडिया नहीं है तो आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, तो ऐसा पर्सन जिसको एक्सपीरियंस हो वो आपको गाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज
हु प्लेस प्रोएक्टिव रोल इन काउंसलिंग, तो काउंसलिंग में प्रोएक्टिव रोल कौन प्ले करेगा, मतलब प्रॉपर लिसनिंग का रोल है जो कौन प्ले करेगा, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर ऑडियंस। तो जो लोग काउंसलिंग लेने गए हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, ना कि जो दे रहा है उसकी ये काम होगा। प्रोएक्टिव रोल का काम कौन करेगा, काउंसलिंग, जो काउंसलिंग ले रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है जो एग्जाम में आता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है गैदर टेक्निक यूज्ड फॉर, तो गैदर टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, काउंसलिंग या फिर गाइडेंस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाके, एंड आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हैं। एंड जो भी लोग क्लास से नहीं जुड़ पाते हैं वो बाद में वीडियो फॉर्मेट में क्लास को देख सकते हैं एक बार, जिससे आपके अपकमिंग टाइम में आपको हेल्प रहेगी। तो एनालिटिकल और कम्युनिकेशन 5 नंबर का आने वाला है। कल एक और क्लास आपकी एनालिटिकल और कम्युनिकेशन की करवाई जाएगी, जिससे आपका कोई भी पॉइंट है जो छूट ना पाए। आफ्टर दैट इस क्लास के 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा आपको। देन आफ्टर आपको जीके जीएस की एक क्लास 20 to 30 मिनट की करवाई जाएगी। थैंक यू।